हिंदी साहित्य में आज सुनिए लब्ध प्रतिष्ठित लेखिका एवं कवित्री आशा पांडे की लिखी हुई कहानी मेमने की चीख। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। रात आधी से अधिक बीत गई है, पर चौधरी बिस्तर पर करवट ही बदल रहे हैं। भुलई काका के खखाड़ने की आवाज़ आई तो चौधरी उठकर बिस्तर पर बैठ गए। कोई और दिन रहा होता तो भुलई काका के खखाड़ने के बाद चौधरी भी खखाड़ कर अपने जगह होने का सबूत दे देते, किंतु आज उनका मन बहुत विकल है। रीढ़ चिलक रही है उनकी, सीधे खड़े होना मुश्किल है। वैसे वार उनके दिल पर हुआ था, पर न जाने कैसे दर्द रीढ़ में फैल गया और इतने गहरे फैल गया कि लगता है कि कभी तनकर खड़े नहीं हो पाएंगे। चौधरी सिरहा ने चौकी पर लोटे में पानी ढककर रखा है। चौधरी ने लोटा उठाकर 2 घूंट पानी पिया, फिर से ढककर उसे रख ही रहे थे कि बत्ती चली गई। दालान में अंधेरा फैल गया। तकिया के नीचे से टॉर्च निकालकर चौधरी ने एक बार उसे जलाया, लोटे को ढककर चौकी पर रखा, फिर टॉर्च बुझाकर लेट गए। दर्द की एक लहर फिर उठी जो रीढ़ से होकर दिल में उतर गई। ऐसा नहीं है कि बच्चों से मिला ये पहला वार है। इसके पहले प्रकाश और विकास ने, जिन्हें वकालत की पढ़ाई के लिए चौधरी ने शहर भेजा था और जिनके वकील बनते ही वे गर्व से तन गए थे, गैर बिरादरी की अपनी अपनी सहपाठिनों से विवाह कर वहीं शहर में ही बस गए। चौधरी को नाराज़ होने या उन दोनों के लिए घर का दरवाज़ा बंद कर देने की धमकी देने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि अपनी शहरी पत्नियों की परेशानी को देखते हुए वो दोनों स्वयं ही गांव के गंवारूपन से अपनी दूरी बना लिए। चौधरी का छोटा बेटा सुभाष, जो गांव में उनके साथ ही रहता है, उसकी शादी यूं तो चौधरी की मर्जी से बिरादरी में ही हुई, किंतु बहुत तेज मिजाज की है। शादी के साल भर बाद ही लड़ झगड़ कर अलग चूल्हा जला ली और जब तब किसी न किसी बात को पकड़कर चौधरी के साथ पुश्तों को न्योतना शुरू कर देती है। किंतु नालायक बेटों की नालायकी से अथवा नाकिस बहू की उद्दंडता से चौधरी के रुआब में कोई कमी नहीं आई है। आज भी जब वे अपनी रौबदार मूँछों को ऐंठते हुए कड़क आवाज़ में पंचायत का फैसला सुनाते हैं तो गांव पवस्त के लोग अदब से सिर झुका देते हैं। लड़कों की जाति है, इधर उधर कुछ कर भी लिए तो उससे नाक कटती है भला। लेकिन अब ये नया पेंच, कितना तीखा बोल लेती है हंसा। रात को खाना परोसते हुए हंसा की माँ ने धीमी आवाज़ में चौधरी से कहा, हंसा के बाबू, मैं सोच रही हूँ हंसा का दूसरा ब्याह कर देना चाहिए। चौधरी सिर उठाकर पत्नी को देखने लगे। माएँ ऐसी ही होती हैं बेचारी, बच्चों का दुख उनसे देखा ही नहीं जाता। रोटी का कौर तोड़ते हुए चौधरी ने कहा, दूसरा ब्याह? क्या बोल रही हो? दूसरा ब्याह आसान नहीं है हंसा की माँ। एक बेटे की माँ है हंसा। मोहन 12 साल का हो गया है, अब कौन करेगा हंसा से ब्याह? आसान है हंसा के बाबू, तभी कह रही हूँ, अपने मास्टर करेंगे हंसा से ब्याह। क्या? कौर अटक गया चौधरी के गले में। गिलास उठाकर पानी पिए, 1-2 लंबी सांस लिए, फिर पत्नी से पूछे, तुमसे कहा मास्टर ने? नहीं, हंसा से। हंसा से? फिर चौंके चौधरी। हंसा से ऐसी बात करता है मास्टरवा? दोनों में ये सब बातें होती हैं, तुम जानती हो सब? चौधरी की आवाज़ तेज हो गई। धीरे बोलो हंसा के बाबू, बेटी का मामला है। सुभाष की बहू हर दम कान पारे रहती है, सुन लेगी तो पूरे गांव में खबर फैला देगी। हंसा बदनाम हो जाएगी। मुझे कुछ पता नहीं था, 4-5 दिन पहले हंसा ने ही मुझे बताया। कह रही थी कि बाबू तैयार हो जाएं तो मास्टर उससे ब्याह करने को राजी है। क्रोध से हुंकार भरी चौधरी ने। तो हर दूसरे तीसरे दिन इसीलिए यहाँ आकर बैठता था मास्टरवा, और मैं सोचता था कि मुझसे मिलने आता है। हर्ज क्या है हंसा के बाबू, अपने से ऊंच जाति का है, सहारा मिल जाएगा हंसा को। बात पूरी होते होते हंसा की माँ की आवाज़ कातर हो गई। पगला गई हो क्या? ऊंच जाति का है तो क्या हुआ, जाति बिरादरी का तो नहीं है। जाति से बाहर दूसरा ब्याह? सोचा कैसे तुमने? मोहन बड़ा हो रहा है, अब वही बनेगा हंसा का सहारा, समझी? थाली में रखे चावल में दाल की कटोरी पलट कर मिलाने लगे चौधरी। अपने भी तो 3 बेटे हैं हंसा के बाबू, देंगे हम लोगों को सहारा? कर सकते हैं उनसे कोई उम्मीद? अरे बेटा अपनी ज़िंदगी जिएगा कि? बस चुप, अब एकदम चुप रहना, कुछ भी बोल रही हो। मास्टरवा से हंसा का ब्याह करके मुझे पूरे गांव में अपनी भद्द नहीं पिटवानी है, समझी तुम?
और आज के बाद ये बात तो माँ बेटी के दिमाग से निकल जानी चाहिए। चौधरी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। भोजन पूरा होना अभी बाकी था, किंतु चौधरी थाली खिसकाकर उठ गए। आंगन में आकर हाथ मुंह धोए और बाहर जाने के लिए मुड़े ही थे कि हंसा उनके सामने आकर उन्हें सुनाते हुए माँ से बोली, बाबू पूरी ज़िंदगी मुझे रोते हुए ही देखना चाहते हैं अम्मा, पर अब मैं नहीं रोऊंगी। मेरी खुशी नहीं देख सकते तो ना देखें, पर अब अपने आंसू भी नहीं देखने दूंगी। मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिए, फिर भी चैन नहीं मिला इन्हें। चौधरी हंसा की बात सुनकर भौचक्के थे। पहली बार इस तरह की जुबान चलाई थी हंसा ने। गुस्से से कांप रही थी वो। चौधरी कुछ बोलते उसके पहले ही हंसा की माँ हंसा को पकड़कर खींचते हुए कमरे से लेकर चली गई। चौधरी कुछ देर अवाक आंगन में खड़े रहे, फिर चुपचाप बाहर चले गए। गांव में 8वीं तक का स्कूल है। इसी स्कूल में साल भर पहले ये मास्टर बदली होकर आया है। उसका घर यहाँ से दूर है, इसलिए स्कूल में ही रुकने लगा है। पढ़ने में कमज़ोर बच्चों को रात में स्कूल में बुलाकर घंटे 2 घंटे पढ़ाता है। मोहन भी मास्टर के पास पढ़ने जाता है। चौधरी को मास्टर ईमानदार और मेहनती लगता है, इसलिए वे मास्टर को पसंद करते हैं। मोहन की पढ़ाई लिखाई के कारण हंसा की बातचीत भी मास्टर से हो जाती है, लेकिन ये बातचीत यहाँ तक पहुँच गई। अचरज में है चौधरी। उस दिन से घर में सब चुप चुप ही रह रहे थे। एक मोहन था जिसकी शरारतें घर में कुछ आवाज़ें पैदा करती थीं, किंतु एक दिन वो बीमार पड़ गया और हफ्ते भर के बुखार में ही चल बसा। वज्र टूट पड़ा हंसा के ऊपर। सिर्फ बेटा ही नहीं, जीवन के बच्चे कुछ सपने भी मर गए उसके। मोहन को ज़मीन पर लिटा दिया गया है। हंसा की माँ मोहन के पास बैठी सिसक रही है। कुछ दूर बैठी हंसा मोहन को एकटक देख रही है, जैसे अभी धरती फट पड़ेगी और पूरा गांव उसमें समा जाएगा। डरे सब ऐसे ही हैं, किंतु हंसा सूखी आंखें लिए बैठी है। हंसा का ये रूप चौधरी को दोहरी पीड़ा दे रहा है। इतने बड़े दुख में भी बगावत का ये रूप। भीड़ से कुछ दूर आम के पेड़ के पास खड़ा मास्टर हंसा को देख रहा है। आंखें उसकी लाल हो गई हैं। शंकर अभी अभी पहुंचा है वहाँ। साइकिल के हैंडल से झोला उतारकर चौधरी को पकड़ा दिया। चौधरी बेजान हाथों में झोला पकड़ लेते हैं। झोले के अंदर कुछ टटोलते हुए धीरे से कफन बाहर निकालते हैं और उसी में मुंह छिपाकर फपक पड़ते हैं। भीड़ से भी रोने का हृदय विदारक स्वर उठता है। हंसा अब भी खामोश बैठी है। चौधरी के बगल में ही सुभाष बैठे हैं। आंखें भरी हैं उनकी। अंतिम यात्रा पर ले जाने के लिए मोहन को नहलाया धुलाया जा रहा है। हंसा वहाँ से उठकर भीतर गई। अपने बक्से से एक नई कमीज निकाली। महीने भर पहले मोहन मास्टर के साथ बाजार गया था। मास्टर ने ही ये कमीज उसके लिए खरीदी थी। घर आकर मोहन ने इसे पहनकर देखा था और खुश हुआ था कि इसकी जेब कुछ बड़ी है। इस बार दिवाली में चीनी के 1-2 हाथी घोड़े और समा जाएंगे इस जेब में। हंसा कमीज लेकर बाहर आई। मोहन के पास जाकर उसे पहनाने लगी। शरीर कड़ा हो गया है, अब पहनाना मुश्किल हो रहा है। हार कर उसने कमीज को मोहन के ऊपर उड़ा दिया और माथा चूमकर वहाँ से हटाई। मास्टर जो दूर खड़ा हंसा को कमीज पहनाते देख रहा था, फूट फूट कर रो पड़ा। चौधरी सिर नीचे किए बैठे थे। मास्टर की रोने की आवाज़ सुने, सिर उठाकर उसकी ओर देखने लगे। दिल में अजब सी हलचल उठी उनके। फौलादी दिल पाया था चौधरी ने, हारना कभी जाने ही नहीं। दर्द पर दर्द पाते रहे, पर बाहर उसे छलकने नहीं दिया। लेकिन आज कलेजा कड़ा करना कठिन हो रहा है चौधरी के लिए। अग्नि संस्कार से लौटने के बाद से वे एकदम गुमसुम पड़े हैं दालान में। हंसा चौधरी की तीसरी संतान है। 3 बेटे भी हैं उन्हें, 2 हंसा से बड़े, 1 हंसा से छोटा। 3 बेटों के बीच अकेली हंसा सबकी लाडली थी। लाड़ प्यार अकारण नहीं था, होनहार भी बहुत थी हंसा। जब वो 8वीं में थी तो डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में उसका स्कूल भी प्रतिभागी हुआ था। 800 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़, 100 मीटर की दौड़ तथा निबंध लेखन प्रतियोगिता में हंसा पूरे जिले में प्रथम आई थी। खो खो में हंसा की टीम तीसरे स्थान पर रही। सबसे उल्लेखनीय बात ये रही कि पूरे जिले के सैकड़ों स्कूल वहाँ उपस्थित थे, किंतु समापन समारोह में कलेक्टर के सामने राष्ट्रगीत गाने का मौका हंसा को मिला। स्कूल की अध्यापिकाएं हंसा से खुश थीं। चौधरी ने हंसा को गले से लगाकर रुंधी आवाज़ में बस इतना कहा कि तू बेटा होकर क्यों नहीं पैदा हुई हंसा। बेटी होकर पैदा हुई होनहार हंसा की पढ़ाई 8वीं के बाद बंद हो गई। गांव में 8वीं तक का ही स्कूल था। आगे की पढ़ाई के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता।
चौधरी ने कहा, भले घर की लड़कियां दर दर भटकती नहीं हैं, तुम 10वीं का प्राइवेट फॉर्म भर देना। हंसा ने 10वीं का प्राइवेट फॉर्म भर दिया। इसी बीच चौधरी उसकी शादी खोजना शुरू कर दिए थे और हंसा का भाग्य देखो कि 2 गांव आकर ही एक खानदानी परिवार भी मिल गया चौधरी को। ब्याह तय करके चौधरी खुशी खुशी घर लौटे। खुश हंसा की माँ भी बहुत थी। पानी का गिलास चौधरी को पकड़ाकर उनकी खटिया के पास ही जमीन पर बैठ गईं। पानी पीकर चौधरी ने कंधे पर पड़े अंगोछे से मुंह पोंछा, फिर खुशी से चमकती आंखों से पत्नी की ओर देखकर बोले, राज करेगी तुम्हारी हंसा। 2 ट्रैक्टर की खेती है, मकान तो ऐसा कि पूछो मत, लगता है जैसे महल खड़ा हो। दरवाजे पर 6-7 जर्सी गाय बंधी हैं। हंसा की माँ गदगद होकर सुन रही थी। सुभाष कह रहे थे कि 8वीं फेल है लड़का, वहाँ जाओ ही मत शादी की बात करने। 8वीं फेल? करंट सा लगा हंसा की माँ को। हाँ, तो इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या हुआ, हजारों में एक है लड़का। इतनी कम उम्र में ही पूरे पवस्त में उसकी धाक है। दूर दूर तक के गांवों में पंचायत के लिए बुलाया जाता है और निर्णय तो ऐसा देता है कि 10 मजिस्ट्रेट पानी भरें उसके आगे। तो भी हंसा के बाबू, जमाना बदल गया है। हंसा को एक गांव में धाक वाला लड़का पसंद आएगा? अपने बेटे इतने पढ़े लिखे हैं और दामाद 8वां फेल? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपने लड़के ससुर पढ़ लिख कर कौन सा मेरा सिर ऊंचा कर दिए हैं? उठा तो लाए शहर से मेम। पर हंसा को ये पसंद। शादी कहाँ होगी अब ये क्या हंसा तय करेगी? हंसा की माँ की बात को बीच में ही काट कर चौधरी गरज पड़े। हंसा का बाप हूँ मैं, मुझे पता है हंसा के लिए क्या ठीक है और क्या गलत, समझी? हंसा की माँ चुप हो गई। चौधरी के गुस्से के आगे हंसा की माँ एक शब्द भी नहीं बोल पाती हैं। 10वीं की परीक्षा नज़दीक थी। हंसा परीक्षा की तैयारी में जुटी थी और चौधरी ब्याह की। ठीक हिंदी के पेपर वाले दिन ब्याह का मुहूर्त निकला। हंसा बहुत रोई। हंसा को रोता देखकर चौधरी लड़के वालों से विवाह को 1 माह आगे बढ़ाने की विनती भी कराए, किंतु लड़के वाले इसी माह में विवाह करना चाहते थे और इस माह में शुभ मुहूर्त बस यही एक था। अंत में चौधरी ने हंसा से कहा, अगले साल फिर से तुम्हारा फॉर्म भरवा दूंगा बिटिया, तब दे लेना परीक्षा। इतना अच्छा घर बार रोज़ रोज़ नहीं मिलता। फिर हंसकर बोले, पा रही हो रानी का सिंहासन और रो रही हो 10वीं की परीक्षा के लिए? हंसा अच्छे घर की अच्छी लड़की की तरह चुप रह गई। 8वीं फेल लड़के की पत्नी 10वीं की परीक्षा दे, ये भी तो अच्छा नहीं लगता। न जाने कैसे हंसा को ये बात भी समझ में आ गई और फिर उसने कभी भी 10वीं का फॉर्म नहीं भरा, ना ही पढ़ाई के लिए रोई। अलबत्ता अब वो ये समझने में लग गई कि ससुराल की डगर आसान नहीं है। हंसा के माँ बाप जिस राजा महाराजा के घर में बेटी की शादी करके गदगद हो उसके भाग्य को सराह रहे थे, उसी राजा महाराजा के घर में बात बात पर उसके माँ बाप को कंगाल घोषित कर दिया जाता था। सुनकर हंसा छटपटा कर रह जाती थी। एक दिन अपनी सास से उसने कहा, तुम लोगों के पास बहुत धन है अम्मा, पर मेरे माँ बाप भी इतने गए गुजरे नहीं हैं। बात बात पर उन्हें नीचा मत दिखाया करिए। क्या इसीलिए आपने ये शादी की थी कि मेरे माँ बाप की हंसी उड़ा सकें? सास बिफर पड़ी। नई नवेली दुल्हन के ये तेवर, जबान चलाना भी आता है इसे? अभी से नहीं रोका गया तो बहुत बात बढ़ जाएगी। शाम तक ससुर देवर पति सबके पास नमक मिर्च लगाकर पहुंचाई गई हंसा की बात। धाकड़ पति को पत्नी की बदजुबानी नहीं भाई। उसने धड़ाधड़ कई हाथ जड़ दिए तथा धक्का देकर दंदनाता हुआ बाहर निकल गया। हंसा की चूड़ियाँ टूटकर कोठरी में बिखर गईं। कलाई में कई जगह जख्म हो गया। कुछ देर पड़ी रही हंसा उसी हाल में। जब आंखों के आंसू सूख गए तब खुद ही उठी, टूटी चूड़ियों को इकट्ठा कर फेंक आई, कलाई पर सूख गए खून के धब्बे को साफ की और घर के काम में लग गई। अब ये सिलसिला चल निकला। हंसा जब तब पति की मार खा जाती। धीरे धीरे हंसा भरी जवानी में ही पीली पड़ने लगी। मायके जाती तो वहाँ माँ बाप को इस खुशी में डुबा पाती कि बेटी बड़े घर की बहू बनी है। हंसा माँ बाप से आप बीती बताने की हिम्मत ही नहीं कर पाती। एक आध बार माँ से दबी जुबान कहना भी चाहिए, पर माँ ने कहा, आदमी की जात गुस्सा करने की आदत होती है, उन्हें प्यार से अपने बस में करना चाहिए। हंसा चुप हो गई। शादी के 2 साल बाद हंसा गर्भवती हुई। 3-4 महीने बीत गए तो पति उसे लेकर अस्पताल गया जांच कराने। अल्ट्रासाउंड में बेटी होने की जानकारी मिली तो गर्भपात करा दिया। हंसा को बताया
कि बच्चा विकलांग हो सकता था, इसलिए डॉक्टर ने गर्भपात का निर्णय लिया। किंतु घर में होने वाले खुसुर फुसुर से हंसा धीरे धीरे ये जान गई कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अब वो सतर्क रहने लगी। जब वो दूसरी बार गर्भवती हुई तो डॉक्टर के पास जाकर जांच कराने का पुरजोर विरोध किया। खूब लड़ाई झगड़ा होता, कभी कभी मार भी खाती, लेकिन हंसा अपनी जिद पर अड़ी रही। एक दिन इसी कहासुनी के बीच उसके पति ने चूल्हे पर उबल रहे दूध को हंसा के सिर पर उलट दिया। वो बुरी तरह जल गई। हंसा के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी सास दौड़कर रसोई में आई। हंसा की हालत देखकर घबरा गई और रसोई में रखी पानी की बाल्टी हंसा के ऊपर उड़ेल दी। ठंडा पानी पड़ते ही पीठ, हाथ, कमर में बड़े बड़े फफोले शरीर छोड़कर लटक गए। उड़ते उड़ते ये खबर चौधरी तक पहुंची। चौधरी हंसा के ससुराल आए। बेटी की हालत देखकर उनका मन चीत्कार कर उठा। हंसा के सास ससुर से खूब झगड़ा हुआ। चौधरी पुलिस रिपोर्ट कराने जा रहे थे। गांव वालों ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया। वैसे चौधरी ये बात भी जानते थे कि पुलिस दरोगा सब इन्हीं लोगों की सुनेंगे। पैसा बड़ा होता है, गुनाह नहीं। दुखी चौधरी हंसा को साथ लेकर घर लौट आए। 3-4 महीने तक उसका इलाज हुआ, तब जाकर वो ठीक हुई। गर्दन और पीठ पर आज भी जले के निशान बचे हैं। इस बार हंसा को बेटा हुआ। हंसा के ससुराल वाले बेटा होने की खबर से उत्साहित हो गए और हंसा को वापस बुला लेने का प्रयास करने लगे, किंतु चौधरी अड़े रहे। जल्लादों के घर वे अपनी बेटी को दोबारा नहीं भेजना चाहते थे। यूं हंसा के मन में भी उस घर में लौटने की कोई उत्कट इच्छा नहीं थी, किंतु वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा अपने पिता और अपने घर से दूर रहे। वो अपने बेटे के लिए उस घर में लौटना चाहती थी, किंतु चौधरी ने हंसा की दलील को कभी सुना ही नहीं। अब ये मुद्दा चौधरी की नाक का हो गया था। कुछ दिनों के बाद हंसा के ससुराल वाले भी चुप बैठ गए और हंसा यहीं मायके में रह गई। बाद के दिनों में ये खबर मिली कि हंसा के पति ने दूसरी शादी कर ली। चौधरी करवट बदल कर उठ बैठे। शरीर पसीने से तर हो गया है। सुबह 10 बजे से ही बिजली गुल है। सिरहाने रखे अंगोछे से हवा करते हुए सोचे, पहले का ज़माना ही अच्छा था, आदत तो नहीं पड़ी थी बिजली की। पंखा बेनी के सहारे दोपहरिया बीत जाती थी। एक उचटती हुई नज़र पंखे पर डाली चौधरी ने। जब पहले पहल गांव में बिजली आई थी तब बड़े चाव से खरीद कर लाए थे वे ये पंखा। इसे यूं टंगा देखकर और गर्मी लगने लगती है। दालान से बाहर निकलने के लिए चौधरी खटिया से उठे ही थे कि सुभाष धड़धड़ाते हुए दालान में घुसे। बाबू, ये हम क्या सुन रहे हैं? मास्टरवा दीदी से ब्याह करने की सोच रहा है। उस ससुरे की इतनी हिम्मत, इतना आगे सोच लिया वो। कौन कह रहा था? चौधरी सक पकाए, कहीं गांव में खबर फैल तो नहीं गई है? अम्मा, वो तो चाह रही हैं कि हो जाए दीदी का ब्याह मास्टरवा के साथ, दीदी को सहारा मिल जाएगा। मोहन के मरने के बाद अम्मा भी पगला गई हैं ना, अच्छा बुरा को समझ ही नहीं पा रही हैं। कह रही हैं आन बिरादरी का है तो क्या हुआ, अपने से तो ऊंची ही है। पर बाबू, अगर तुम ये फैसला लोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अम्मा कह रही हैं कि अपने बाबू को समझाओ कि मान जाएं और कर दें ब्याह, पर मैं तुम्हें कह रहा हूँ बाबू, ये विचार मन में भी मत लाना। अम्मा का क्या, बुढ़ा गई हैं। तुम लोगन की तो अब बीत गई बाबू, मुझे तो अभी इसी गांव में रहना है। मैं नहीं सह सकता ये। पंचायत में कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा मैं? बोलो बाबू, इस बारे में क्या सोच रहे हो? चौधरी चुप रहे। क्या सोच सकते हैं वो? मान मर्यादा, बाप दादों की इज्जत, गांव जवार में रुआब, ये सब तो चौधरी को भी प्रिय है। अब तक वे इज्जत ही तो कमाते रहे और इतनी कमाए कि गांव वालों के लिए उनकी बात पत्थर की लकीर बन जाती है। पंचायत में सिर झुकाकर सब उनकी बात मानते हैं। रामनाथ भी सिर झुकाकर उनका फैसला मान लिया था। हूक उठी चौधरी के दिल में। उसकी बेटी भागकर दूसरी बिरादरी में शादी कर ली थी, इसमें रामनाथ का क्या दोष था भला? 5 साल से बिरादरी का बहिष्कार झेल रहा है बेचारा। अपने द्वारा दिए गए ऐसे कई फैसले आज याद आ रहे हैं चौधरी को। पहली बार उन्हें अपने फैसलों पर ग्लानि हो रही है। अब तक के जीवन में पहली बार वे खुद को इतना असहाय पा रहे हैं। दोनों बड़े बेटों ने उनसे किनारा कर लिया, वे दहाड़ते रहे। हंसा के पति ने दूसरा ब्याह कर लिया, वे नहीं टूटे। छोटा बेटा बात बात पर विरोध करने खड़ा हो जाता है, वे नहीं टूटते। सहने को तो वे मोहन की मौत का दर्द भी सह ले जाएं, पर ये हंसा। नरम पड़ रहे हैं चौधरी। बचपन से जिस खूंटा बांधे उसी खूंटा बनती आई है बेचारी। अब मोहन भी नहीं रहा, ठीक ही तो कहती है हंसा की माँ, किसके सहारे जिएगी बेचारी। सुभाष जिस तरह दंदनाते हुए आए थे उसी तरह दंदनाते हुए दालान से निकल भी गए।
चौधरी ने उनसे इतना ज़रूर बता दिया कि यहाँ से मास्टर की बदली कराने की बातचीत कर रहे हैं वे। साथ में इतना और जोड़ दिया कि इस बात को अपने तक सीमित रखकर ठंडे मन से विचार करें। चौधरी का पूरा समय अब दालान में ही बीतने लगा है। न खेत बाड़ी देखने जाते हैं, न बाग बगीचा। गाय भैंस खूंटे पर बंधे हुमकते रहते हैं, पर चौधरी का मन उनके खूंटे तक जाने का नहीं होता। नित्य क्रिया तथा पेट की भूख को मार पाते तो शायद दालान से बाहर निकलते ही ना। दिन प्रतिदिन झुकी जा रही है उनकी कमर। ये पहला ऐसा कांटा चुभा है चौधरी को जिसकी काट वो खोज नहीं पा रहे हैं। हंसा सामने पड़ती है तो चौधरी नजरें बचा लेते हैं। खुद को उसका गुनहगार मानने लगे हैं अब। सुभाष आजकल माँ से कुछ अधिक तना तना रहने लगा है। माँ को देखते ही कोई ना कोई ऐसी बात शुरू कर देता है जिससे तनातनी और बढ़ जाती है। अभी अभी कहीं से घूम घाम के लौटा है। माँ आंगन में झाड़ू लगा रही हैं, देखते ही चिढ़ गया। थोड़ी देर रुक जाओ अम्मा, धूल उड़ाए पड़ी हो, मैं इधर ही आ रहा हूँ, दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? शब्द तीर की तरह चुभते ही भीतर तक उतर गए, पर अम्मा चुपचाप झाड़ू लगाना रोक दी। बाहर जो गंदगी फैल रही है उसकी चिंता नहीं है, झूठे घर साफ करने में लगी हैं। उपहास से सिर झटकते हुए सुभाष आगे बढ़ा, किंतु अम्मा अब चुप नहीं रह पाई। क्या बोलकर चले जा रहे हो तुम? साफ साफ क्यों नहीं बोलते? अब इतनी भी अनजान मत बनो अम्मा, सब समझ रही हो तुम। हंसा दीदी जो गुल खिला रही हैं, अपने घर में तो निभा नहीं पाई, अब मेरे घर की इज्जत उतारने पर जुटी हैं। ऐसा क्या किया हंसा ने कि तुम्हारे घर की इज्जत उतर गई? मैं तुम्हें ना बताती तो क्या तुम जान पाते कि मास्टर हंसा के साथ ब्याह करना चाहता है? तुमने या गांव वालों ने कभी हंसा को मास्टर से चोरी छिपे मिलते हुए या बात करते हुए पकड़ा है क्या? यही हाल रहा तो पकड़ भी लेंगे अम्मा। हंसा तुम्हारी बड़ी बहन है सुभाष, कुछ बोलने से पहले सोचा तो करो। सोचना तो तुम लोगों को पड़ेगा अम्मा, मैं चूड़ियाँ पहन कर नहीं बैठा हूँ, ये रासलीला नहीं बर्दाश्त करूँगा। सुभाष की आवाज़ में धमकी है। सुनो सुभाष, माँ की आवाज़ तेज हो गई। हंसा कुछ गलत नहीं कर रही है, मास्टर उससे ब्याह करना चाहता है, बाकायदा ब्याह, समझे तुम? एकदम ही पगला गई हो क्या अम्मा? गांव के लोगों को कैसे मुंह दिखाओगी? पगला नहीं गई हूँ, होश में आई हूँ। पहले ही आ जाना चाहिए था, जब विद्या तड़प रही थी तब, जब सीमा की माँ छटपटा रही थी तब, जब सोहना की बहू हलाल हो रही थी तब। तुम लोग क्या समझोगे इस घुटन को? जाता ही क्या है तुम्हारा? फरमान जारी करने में एक जुबान ही तो घुमानी पड़ती है। मैं अपने जीते जी अपनी हंसा के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, और इस घर की इज्जत को बचाए रखने की जिम्मेदारी क्या बस हंसा के सिर पर ही है? घुट घुट कर मर जाए वो तुम्हारी इज्जत संभालने के लिए? तुम्हारे दोनों भाइयों ने जब गैर बिरादरी में ब्याह कर लिया तब नहीं गई थी घर की इज्जत? और तुम क्या बोल रहे हो? तुम 2 बच्चों के बाप बन गए हो, दिन दिन भर सावित्री के द्वारे बैठे खिखियाते रहते हो, तब नहीं जाती है तुम्हारी इज्जत? तुम्हारा सावित्री के साथ क्या चक्कर चल रहा है पूरा गांव जानता है। मैं कुछ बोलती नहीं हूँ तो सोचते हो कि मुझे कुछ पता नहीं है। अरे मैंने तो तुमसे इस उम्मीद से चर्चा की थी कि तुम नए ज़माने के लड़के हो, इस बात को समझोगे और अपने बाबू को समझाओगे, लेकिन तुम तो उनसे भी आगे बढ़ गए। तुम क्या समझाओगे? समझाने के लिए समझ होनी चाहिए। खैर, मैं समझाऊंगी तुम्हारे बाबू को। हंसा की ज़िंदगी संवरने का रास्ता दिख रहा है तो मैं झूठी मान मर्यादा के चक्कर में पड़कर उसे यूं तड़प कर मरने नहीं दूंगी। तुम भी इस बात को अच्छी तरह समझ लो। माँ के इस तीखे वार से सुभाष तिलमिलाता हुआ वहाँ से चला गया। उस दिन से माँ बेटे के बीच अनबोला शुरू है। चौधरी आज शिक्षा अधिकारी से मिलने शहर गए थे, मास्टर के तबादले के लिए। वहाँ कुछ बात नहीं बन पाई है, अभी अभी शहर से लौटे हैं वे। कुर्ता उतार कर खूंटी में टांग ही रहे थे कि हंसा की माँ चाय का गिलास लिए दालान में पहुंची। चौधरी को चाय का गिलास देते हुए बोली, हंसा के बाबू, मैं तुमसे कुछ कहती नहीं हूँ, पर घर में बड़ी कलह मची रहती है। सुभाष की बहू बड़ी दुश्मनी रखने लगी है। मैं चाय बना रही थी तो मनुआ कटोरी लिए आ गया मेरे पास रसोई में। मैं उसकी कटोरी में चाय छानी रही थी कि तेहा में भरी हुई आई और मनुआ को घसीटते हुए अपने कमरे में लेकर चली गई। अब उसे मार रही है कि वहाँ चाय मांगने क्यों गया। मनुआ दादी दादी चिल्ला रहा है, सुनो, यहाँ तक आवाज़ आ रही है। हंसा कहाँ है? पत्नी की बात को अनसुना करते हुए चौधरी ने पूछा। कहाँ होगी, वहीं इनारा की सुई पकड़ कर बैठी है। मेरे भी कर्म, पता नहीं क्या लिखवा कर आई थी मैं। हंसा को लेकर सुभाष दोनों प्राणी ऐसी बात बोलते हैं कि कलेजा फट जाता है। चौधरी चुप हैं।
हंसा का दर्द उनके दिल में भी उठता है, पर कहते कुछ नहीं। चौधरी का घर गांव के एक किनारे पर है। घर से लगे खेत में कुआं है। जब से मोहन मरा है, हंसा कुछ देर के लिए कुएं पर जाकर बैठती है। शुरू शुरू में घर और गांव के लोग भी इस बात से डरे रहते थे कि बेटे के गम में किसी दिन हंसा कुएं में न कूद जाए, पर धीरे धीरे सब आश्वस्त हो गए हैं। कुएं से कुछ दूर पर स्कूल है। गांव वालों को लगता है कि पढ़ते लिखते उछलते कूदते बच्चों के बीच हंसा की आंखें मोहन को तराशती होंगी। बेचारी, उसे कुएं पर बैठे देख गांव की औरतें आंचल से अपने आंसू पोंछने लगती हैं। हंसा की माँ का भी यही मानना है, किंतु चौधरी अब तो सुभाष भी हंसा के कुएं पर जाते ही चौकन्ने हो जाते हैं। सुभाष ने कई बार हंसा को मना भी किया, पर हंसा बगावती तेवर अख्तियार कर ली है। कहती तो कुछ भी नहीं, पर सुनती भी नहीं है किसी का, ना चौधरी की न सुभाष की। हंसा के बाबू, तुम गुस्साओगे तो ज़रूर, पर बिना बोले मुझसे रहा नहीं जा रहा है। चारपाई के पास से स्टूल खींचकर बैठते हुए हंसा की माँ ने बात शुरू की। तुम मास्टर की बदली कराने के लिए शहर का चक्कर लगा रहे हो। ठीक है, बदली करा दो, लेकिन हंसा को सज़ा मत दो। देखो, अब तो मोहन भी नहीं रहा, अब वो किसके सहारे ज़िंदगी बिताएगी। उसका ब्याह कर दो मास्टर से। चौधरी उदास नज़रों से पत्नी की ओर देखने लगे। क्रोध या झल्लाहट नहीं है उनके चेहरे पर। पत्नी की हिम्मत बढ़ गई। सुभाष और सुभाष बहू का भरोसा मत करना। हमारे ना रहने पर ये दोनों हंसा को एक मिनट भी घर में नहीं रहने देंगे। हम लोगों का भी क्या भरोसा। कमर टूट गई हंसा के बाबू। इतने बड़े दुख का बोझ अब सहा नहीं जाता। भगवान जाने कब खटिया पकड़ लूँ। छलछला आए आंसुओं को अपने आंचल से पोंछते हुए हंसा की माँ ने कहा। थोड़ी देर तक के लिए दालान में मौन पसर गया। इस मौन को हंसा की माँ ने ही तोड़ा। अपनी आंखों से हंसा को तिल तिल जलता देख रही हूँ मैं। बचपन से ही एक एक सुख उससे छिनते चले गए। अपनी इच्छा से एक दिन भी नहीं जी पाई है वो। अब अगर तुम चाहो तो। बोलते बोलते दोनों हाथ जुड़ गए उनके। चौधरी की आंखें भर आईं। उन्होंने हंसा की माँ के जुड़े हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया। हंसा की माँ, तुम ठीक कहती हो, हर सुख उससे छिनते चले गए हैं। अब कौन है उसका। मैं तुम्हारी बात पर विचार कर रहा हूँ। कर दूंगा हंसा का ब्याह मास्टर के साथ। गहरे अंतर्द्वंद में फंसे चौधरी आज कुछ उबर गए हैं। हंसा की माँ चौधरी को एकटक देखने लगीं। उन्हें अपने कानों पर विश्वास करने में कुछ वक्त लगा। फिर मारे खुशी के चौधरी के हाथों में अपना सिर रखकर फपक पड़ी। चौधरी भी रो पड़े। हंसा की माँ के दिल में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। कपड़ा सूखने की डोरी पर आज मोहन के कपड़े सूख रहे हैं। हंसा को आज ये क्या सूझा, उसने धोकर डाले हैं ये कपड़े। घर से दालान की ओर जाते जाते चौधरी के पांव ठिठक जाते हैं। मोहन का हंसता बोलता चेहरा सामने आ गया। आंखें भर आईं चौधरी की। बैसाख का महीना है। दोपहरिया चढ़ाई है। गर्मी से अलसाया गांव वीरान सा लग रहा है। हंसा घर में नहीं है। कुएं पर बैठी होगी। इतनी तेज़ धूप में भी बस कुएं की छूही की छाया में। स्कूल अब सुबह का हो गया है। 12 बजते बजते छुट्टी हो जाती है। हंसा फिर भी कुएं पर है। मोहन की मौत के बाद से मास्टर चौधरी से मिलने नहीं आता। हंसा ने रोक दिया होगा क्या। एक टीस सी उठती है चौधरी के दिल में। सुभाष कहीं से लौटे हैं। दालान के सामने चौधरी को देख रास्ता बदलकर जल्दी से घर में घुस जाते हैं। यूं बाप बेटे में हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है, पर आज सुभाष का इस तरह उनसे बचकर घर में चले जाना उन्हें अचरज में डाल रहा है। कुछ छिपा रहा है क्या ये। बात बात पर तनकर खड़ा हो जाने वाला ये लड़का आज इस तरह। डरने लगे हैं चौधरी। पता नहीं कौन सा दिन दिखा दे ये सुभाष। मोहन के मरने के बाद से ही चौधरी का पत्थर दिल मोम में तब्दील होने लगा है। मोहन के सूखते कपड़ों पर एक दर्द भरी नज़र डालकर चौधरी दालान में चले गए। चैन तो अब उन्हें कभी नहीं मिलता, लेकिन आज कुछ अधिक बेचैन है। सुभाष का इस तरह नज़र झुकाकर रास्ता बदलकर घर में चले जाना उन्हें असहज कर रहा है। हंसा जब कुएं पर जाकर बैठती है तो उसकी माँ थोड़ी थोड़ी देर में उसे झांक आती हैं। डरती हैं कहीं कुछ कर न बैठे। दालान का दरवाज़ा उठगा ही था। जोर का धक्का देकर दरवाज़ा खोलते हुए हंसा की माँ दालान में आई। चौधरी लेटे हैं। हंसा की माँ का घबराया चेहरा देखकर उठकर बैठ गए। हंसा कुएं पर नहीं है हंसा के बाबू। आवाज़ काँप रही है उनकी। कुएं के अलावा कहीं नहीं जाती हंसा। फिर भी मैं सुमेर, नंदू, करुणा सबके घर पूछ आई, स्कूल में भी देख आई, कहीं नहीं है हंसा। बिना रुके एक सांस में बोल गई हंसा की माँ।
चौधरी को रास्ता बदलते हुए सुभाष याद आ गए। वे बिस्तर पर से उठ खड़े हो गए। हंसा की खोज शुरू हो गई। सुभाष भी खोजने में लगे हैं। चौधरी बार बार कुएं में झांकते हैं, लोगों से कुएं में उतरने के लिए कहते हैं। शंकर दौड़कर पड़ोस के गांव से कुएं में उतरने वाले पनडुब्बे को बुला लाया है। लाश कुएं में है। हंसा की माँ संभाले नहीं संभल रही है, बार बार बेहोश हो रही हैं, दांत बैठे जा रहे हैं उनके। 2 औरतें उन्हें पकड़कर बैठी हैं। 6 महीने बाद ही चौधरी के दरवाजे पर एक बार फिर रोती बिलखती भीड़ इकट्ठी है। भीड़ के बीच चौधरी भौचक्के से खड़े हैं। सुभाष कुछ दूर पर एकदम अकेला खड़ा है। कफन लाने की जिम्मेदारी इस बार भी शंकर ने ही निभाया। कफन लेकर शंकर अभी अभी पहुंचा है चौधरी के पास। चौधरी कफन हाथ में लेते हैं, उलट पलट कर सूखी आंखों से उसे देखते हैं, फिर कफन लेकर सुभाष के पास जाते हैं। बाप दादों की इज्जत खूब बचाए हो तुम सुभाष, अब रखो गर्दन सीधी, क्यों मुंह नीचा किए दूर खड़े हो। सुभाष चौंक जाता है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं उसके। घृणा से भरपूर नज़र सुभाष पर डालकर चौधरी वहाँ से लौटने लगते हैं। सुभाष सुकून की सांस लेता है। मास्टर कुछ दूर पर खड़ा रो रहा है। चौधरी हंसा के पास न लौटकर मास्टर की ओर मुड़ जाते हैं। लो मास्टर, अपनी हंसा को कफन उड़ा दो। मास्टर अपने आंसू पोंछकर आश्चर्य से चौधरी को देखने लगता है। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ मास्टर, जो सजा चाहे दे दो, पर लो कफन पकड़ो। गांव वाले कुछ समझें उसके पहले ही चौधरी आगे बढ़कर कफन मास्टर के हाथ में पकड़ाते हैं और उसे खींचकर सीने से लगा लेते हैं। अब तक सूखी पड़ी चौधरी की आंखें छलछला उठती हैं और दोनों लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ते हैं। अभी आप सुन रहे थे आशा पांडे जी की लिखी हुई एक बेहद मर्मस्पर्शी कहानी, मेमने की चीख। कहानी ने आपके दिल को भी दुखा दिया होगा। कहानी अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।